गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सौरभ रंजन, आपका एसएसटी टीचर, फिर एक बार इस नए वीडियो में जिसमें हम क्रैश कोर्स करने जा रहे हैं चैप्टर 2 क्लास 9th ज्योग्राफी, जिसका टाइटल है इंडिया फिजियोग्राफिक डिवीजन। बच्चों, ये हमारा पार्ट 1 है। इससे पहले आपने इसके वीडियोस देखे हैं, सब कुछ जाना हुआ है आपका, कौन सी नदियाँ हैं, कौन से प्लेन्स हैं, कौन से माउंटेन हैं और पता नहीं क्या क्या और बातें पढ़ी हैं। इस क्रैश कोर्स में मैं जल्दी जल्दी जो बातें कहूँगा उन बातों को आपको एक बार मिलाना है कि क्या आप उन बातों को जानते हैं, क्या वो आप सभी बातों को सुनने के बाद महसूस कर पा रहे हैं जो आपने पीछे पढ़ी है। अगर हाँ तो आपने अच्छे से पढ़ाई की है, और नहीं तो अभी आपको पीछे के वीडियोस या किसी किताब को या अपने घर के बड़े से और कुछ जानने की ज़रूरत है। तो अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को। बच्चे, जब ये चैप्टर शुरू होता है तो इस चैप्टर को हम अच्छे से देखें तो इसका टाइटल जो है आपके सामने है। इसके टाइटल के बाद अगर हम बात करें तो हम जो है सबसे पहले इसमें जो बात करने वाले हैं वो है हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स में मैंने आपको बताया था कि हिमालयन जो है हमारा माउंटेन्स जो है वो लगभग ईस्ट टू वेस्ट बहुत लंबा है, बहुत बड़ा रेंज है, और ईस्ट टू वेस्ट इसके कई सारे डिवीजन हैं, बहुत सारी नदियाँ इसको काटती हैं। हिमालय की इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ से नदियाँ निकलती हैं। हमने सेंगपो नदी भी सुना जो बाद में ब्रह्मपुत्रा कहलाई। हमने मानसरोवर झील की बातें की हैं, हमने सिंधु नदी की बातें की हैं, हमने इंडस की बातें की हैं, हमने गंगा की बातें की हैं, गोदावरी की बात, गोदावरी नहीं, वो तो गलत हो जाएगा, वो बाद में बात करेंगे, और हमने यमुना की बात की है। तो इन सब को करने के बाद जो है हम इस चैप्टर में अगर बात करें तो हमें सभी डिवीजन को पता होना चाहिए। इसके हाईएस्ट पीक कौन से हैं। अब हम जो है इसमें सबसे पहले बात करेंगे गंगा का। गंगा जो उत्तराखंड के कोसीनगर जिले से निकलती है और फिर वो हमारे यूपी और बाद में बिहार और फिर वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश चली जाती है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा को कहा गया है, जो लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसके आगे हम चलेंगे तो हम जो है यमुना की बात करेंगे। उसमें भी बहुत जल आता है, लेकिन यमुना भारत की सबसे गंदी नदी दिखती है। दिल्ली में बहुत सारा प्रदूषण उसमें मिल जाता है, बहुत सारी फैक्ट्रियों से कूड़ा करकट उसमें जाता है, जिसके चलते अब वो एक नदी नहीं, नाला है। इसके बाद हम बात करेंगे बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज की। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, तो वो सपोर्टिंग रिवर्स जो अपना पानी बड़ी नदियों में दे देती हैं। उसमें हम बात करते हैं यमुना की, गंगा की। तो इनकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन गंगा में जाके बाद में यमुना भी मिल जाती है, तो यमुना भी एक नदी के साथ साथ ट्रिब्यूटरी है। बच्चों, गंगा की ना जाने कितनी ट्रिब्यूटरीज हैं, उसमें से कुछ खास ट्रिब्यूटरीज जैसे कि घाघरा, जैसे कि कोसी, जैसे कि गंडक, इनकी बात हम पढ़ते हैं। यमुना को पढ़ते हैं, सोन को पढ़ते हैं, और ये सब अलग अलग भारत के अलग अलग जगहों से निकल कर गंगा में आकर मिलती हैं। और इतनी बड़ी ट्रिब्यूटरीज के साथ, इतने ढेर सारे ट्रिब्यूटरीज के साथ गंगा जो है अपने आसपास के एरियाज़ को इरीगेट करती है। उसका जो बेसिन है, गंगा का जो ड्रेनेज एरिया है वो बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते गंगा को जीवनदायी नदी कहते हैं। आज इंडिया में एग्रीकल्चर में इरिगेशन का मेजर पार्ट गंगा कवर करती है। हमारा जो प्लेन्स है, जो जिनकी भी बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, इन सब को अगर इरीगेट करने में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है वो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज है। हालांकि अभी बरसात का दिन है और हमारे बिहार में गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है कोसी, जो बिहार की शोक है, सौरव ऑफ बिहार, जिसके चलते हमारे बिहार में हर साल बाढ़ आता है। अब इस जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में नेपाल से जब पानी छूटेगा तो फिर यहाँ पे बाढ़ आएगा। हमारा बहुत सारा जिला, खासकर उत्तर बिहार का जिला बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, बहुत सारे लोग बेघर हो जाते हैं। इस तरह से जो है हमारी जो नदियाँ हैं उसमें कुछ अच्छी भी हैं और कुछ थोड़ी सी परेशान और नुकसान भी पहुंचाती हैं। अब जो है हम बात करने जा रहे हैं, इसमें जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे हिमालय के रेंजेस को अलग अलग जानने में। हमारे हिमालय को 3 मेन रेंज में बांटा गया है। हमारा जो सबसे अपर हिमालय है, उसके बाद मिडिल हिमालय है, फिर लोअर हिमालय है, जिसको हमने अलग अलग नाम से जाना है। आप सबको याद भी होगा कि हमारा जो अपर हिमालय है उसको हम क्या कहते हैं, मिडिल हिमालय को हिमाचल कहते हैं, और सबसे नीचे वाले को
शिवालिक कहते हैं। इन तीनों की अलग विशेषताएं हैं। अपर हिमालय स्नो से ढका रहता है, स्नोफॉल होता ही रहता है। मिडिल हिमालय में थोड़ी नदियां हैं, नदियों में पानी है। और हमारा जो शिवालिक है इसमें जो है बहुत सारे ग्रीन स्पॉट हैं, यानी कि प्लांट्स हैं, बहुत सारे एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं। बहुत सारे ऐसे एरिया भी आते हैं जहाँ तराई है, तराइयों में इतना ज़्यादा वेजिटेशन है कि हरियाली ही हरियाली है। इसके बाद हमने इसके डिवीज़न को सब पढ़ा है कि कहीं पे इसको क्या कहते हैं, कहीं पे क्या कहते हैं। लोकली इसके बहुत सारे नाम हैं। इन सब को करने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम जो है हिमालय के नदियों, हिमालय और हिमालय की नदियों के बाद हम बात करते हैं प्लेट्यूज़ की। हमारे इंडिया में बहुत सारे प्लेट्यूज़ हैं, जिसमें मेजरली 6 प्लेट्यूज़ की बात करते हैं। ऐसे तो हमारे यहाँ 10-15 से ऊपर प्लेट्यूज़ हैं, लेकिन जो मेजर प्लेट्यू है, जो सबसे बड़ी भूमिका प्ले करता है, वो है हमारा डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, हमारा बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, इस तरह से बहुत सारे हैं। इसी का एक पार्ट, छोटा सा पार्ट गारो खासी जयंतियाँ भी हैं जो मेघालय में है। और बहुत सारे ऐसे प्लेट्यूज भी हैं जिनको मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता, क्योंकि उनके नाम थोड़े कम लिए जाते हैं, आपके जानकारी में नहीं है, आपके बुक में नहीं है, तो अभी उनकी बात करना भी गलत होगा। प्लेट्यूज माउंटेन के ही तरह होते हैं, लेकिन माउंटेन नहीं होते क्योंकि इनके पास पिक नहीं होता है। इसके बाद हम हिमालय और माउंटेन्स के रेंज के बात करते हैं। हमने आपके साथ अरावली की रेंजेस पढ़ा है। दुनिया का सबसे वेदर्ड, सबसे खराब हो चुका, बर्बाद हो चुका, या सबसे पुराना रेंज जो है वो अरावली है, दुनिया का, इंडिया का छोड़ दीजिए, वर्ल्ड का। अरावली रेंज के बाद हमने विंध्या रेंज पढ़ा है। उसके बाद जो है हमने अलग अलग जगहों पे अलग अलग और रेंजेस पढ़े हैं। इन रेंजेस के हिल्स जो सबसे टॉप पिक है, इनके बारे में पढ़ा है। इन सब को कवर करने के बाद हम जो है इंडिया में वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की बात करते हैं, जिसमें ईस्टर्न घाट जो है बहुत लंबा नहीं है, लेकिन वेस्टर्न घाट बहुत लंबा है। ईस्टर्न घाट बहुत जगह ब्रेक कर गया है। वेस्टर्न घाट का जो रेंज है, वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न रेंज है वो लंबा है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन होता है, जिसके चलते फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। और चूँकि इंडिया जो है कहीं ना कहीं थोड़ा हाईलैंड्स है, हाईलैंड्स जो है उनको छोड़ दे तो हमारा इंडिया जो है, जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, जो वेस्टर्न साइड है, वो थोड़ा सा जो है हाई है और ईस्टर्न साइड लो है। इसके चलते एक स्लोप बनता है वेस्ट टू ईस्ट। यही कारण है कि मैक्सिमम नदियाँ जो कि हमारे पेनिसुलर इंडिया की रिवर्स हैं, वो बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, और बे ऑफ बंगाल में जाती हैं तो हमारे जो ईस्टर्न घाट है उसको धीरे धीरे डिकम्पोज करती गई हैं, तोड़ती गई हैं, और अब वो जो रेंज है वो टूट चुका है, कई जगहों से वो टूट चुका है। अब वो एक साथ नहीं है, मतलब सीधा नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, और बहुत लंबा नहीं है। फिर हम नदियों के बाद डेल्टास पढ़ेंगे। डेल्टास को जानने के बाद थोड़ा सा हमने जो है साउथ के कौन से हाईएस्ट पीक है उनकी बात की है, हमने अन्नामुडी की बात की है। हमने आपके साथ, या हम लोगों ने जो है पढ़ाई किया है कि हमारे यहाँ जो कोस्टल एरियाज़ हैं तो वो कौन कौन से हैं। हमने मालाबार की बात की है, हमने कोरोमंडल की बात की है। तो इस तरह से जो है हमने पूरे भारत के फिजियोग्राफी को समझने की कोशिश की है कि भारत कहाँ कैसे है, क्या कौन सी चीज़ें, कौन सा क्लाइमेट कहाँ मिलता है। और अभी जो मैं बातें बोल रहा हूँ, इन बातों को आप मैच करके देखिए कि क्या आप इनको समझ पा रहे हैं। ये भी बातें आपके समझ में आ रही है कि आपको लग रहा है पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं। क्योंकि अगर ये बातें समझ में आ रही हैं तो आप सचमुच में इंडिया को समझ पा रहे हैं कि इंडिया में कहाँ कैसा वेदर है, किस समय बदलता है, कहाँ नहीं बदलता है, कहाँ पे इस समय क्या क्लाइमेट होगा। अगर हमारे इंडिया में, बिहार में इस समय बहुत ज़्यादा बरसात होने के चांसेस हैं, या बहुत ज़्यादा धूप निकल रहा है, तो वो कौन सा प्लेस होगा जहाँ नहीं निकल रहा होगा। इंडिया के कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ एग्रीकल्चर बहुत होता है, बहुत से एरिया हैं जहाँ बिल्कुल नहीं होता है। अब जब इस डिवीज़न में हम बात करेंगे, जब इसमें हम बात करेंगे तो हम थोड़ा सा जो है चलेंगे उस एरियाज़ की तरफ जो हमारा अंडमान निकोबार की तरफ जाता है।
अंडमान निकोबार के बारे में मैंने बताया था कि ये भी जो है हिमालय का ही पार्ट है, चूँकि हिमालय हमारा बाद में जो अरुणाचल के बाद म्यांमार में चली जाती है, म्यांमार से होते हुए फिर वो जो है समुद्र में घुस जाती है, और उसी में छोटे छोटे आइलैंड दिखाई पड़ते हैं जिनको हम अंडमान और निकोबार कहते हैं। इसलिए आपको सुन के आश्चर्य ना हो, ये अंडमान निकोबार भी एक पीस है, एक टुकड़ा है किसके, हिमालय के। फिर मैंने आपको बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा बताया हो कि हमारा बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, जिसके यहाँ बिल्कुल पहाड़ नहीं है, जिसके यहाँ रेनफॉल बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन उसके यहाँ जो है इतनी बरसात होती है कि वो हमेशा जल में डूबा रहता है, बाढ़ ही बाढ़ आया रहता है। तो इस तरह की बातें हम और आपने कर रखी हैं। अब जब हम इसके आगे की बात करते हैं तो हम नदियों के बारे में चलेंगे, और फिर हम बात करेंगे कि पेनिसुलर में कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है। हम और भी नदियों की बात करेंगे, लेकिन हम पहले गोदावरी की बात करें। गोदावरी जो है साउथ की गंगा कही जाती है। फिर हमने आपसे बात की है नर्मदा और तापी की, ये दो नदियां हैं जो हमारे कंट्री के मध्य प्रदेश से निकलकर हमारे कंट्री में ऐसी दो नदियां हैं जो अरेबियन सी में जाकर गिरती है। ऐसे तो और भी नदियां हैं जो राजस्थान से होकर गिरती हैं, लेकिन ये जो दो नदियां हैं नर्मदा और तापी, ये बड़ी नदियां हैं जो कि बे ऑफ बंगाल में ना जाकर अरेबियन सी में जाती हैं। फिर हमने आपसे बात की है माही नदी, भारत की मात्र एक नदी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। ऐसा सवाल कभी कभी लोग बैठे बैठे पूछ देते हैं कि भाई कौन सी नदी है जो 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करती है, तो माही नदी। अब इसको याद करना बहुत आसान है। हमारे जो महेंद्र सिंह धोनी साहब थे, उन्होंने 2 बार वर्ल्ड कप जीता था, एक बार 2020 वर्ल्ड कप और एक बार जो है ये वर्ल्ड कप नॉर्मल 2011 में। तो माही उनको भी कहते हैं। तो उन्हें वर्ल्ड कप कितने बार भारत को जिताया, 2 बार। इसलिए माही नदी जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है या उसको क्रॉस करती है। तो ये सब कुछ फैक्ट्स हैं। अब अगले वीडियोस में हम इन सभी फैक्ट्स को डिटेल में जानेंगे कि क्या है और कितना, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है। जल्दबाजी में आपको बस टॉपिक में बता रहा हूँ, आपको जो है खुद से एनालिसिस करना है कि क्या आप इसको जानते हैं, क्या जो मैं बोल रहा हूँ समझ पा रहे हैं, या आपको ऊपर ऊपर निकल रहा है। अगर ऊपर ऊपर निकल रहा है तो फिर से किताब के साथ जुड़िए, वीडियोस के साथ जुड़िए, नोट्स के साथ जुड़िए और कॉपी पे लिखने की कोशिश कीजिए। और अगर समझ में आ रहा है तो फिर कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, अब हम फिर मिलेंगे अगले वीडियोस में। थैंक यू।